गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उस दिन हम लोग फिजिक्स में रेजिस्टेंस का फार्मूला पढ़े थे और रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या था, रो एल बाई ए, जहाँ पे रो जो है रेजिस्टिविटी थी, एल जो था लेंथ था मटेरियल का, और ए जो था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था। और उस दिन आप लोग को बताया गया था कि जो ये रेजिस्टिविटी होती है ये ना ही लेंथ पे डिपेंड करती है उस मटेरियल पे, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और ना ही रेजिस्टेंस पे। और आप लोग ये जानते हैं और आपको बताया भी गया था कि रेजिस्टिविटी फिर किस पे डिपेंड करती है, ये सब पहले डिस्कस हो गया है प्रीवियस मतलब लेक्चर में। अब हम उस दिन एक न्यूमेरिकल पढ़े थे और आज जो है दूसरा न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है और ये आ सकता है बोर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो एक वायर है किसी भी मटेरियल का, उसका लेंथ एल दिया गया है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया है ए, हैज़ अ रेजिस्टेंस, उसके ऊपर कितना रेजिस्टेंस लगता है, 10 ओम। तो व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, क्या होगा रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर का, ऑफ द सेम मटेरियल, उसी मटेरियल का, जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L बाई 4, मतलब उसकी लेंथ को क्या कर देंगे 1/4 कर देंगे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कर देंगे 2.5 A। तो अब ये सवाल कैसे लगेगा, देखिए। तो ऐसे सवाल में सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो चीज़ दिया गया उसको लिख लेंगे। अब हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है लेंथ कितनी दी गई है, L, ठीक। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या दिया गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। हिंदी वाले कंफ्यूज मत होइएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। और हमको दिया गया है क्या, ए। अब हमको पता है और क्या दिया गया है, रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 10। अब हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, यही होता है। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। अब देखिए रेजिस्टेंस यहाँ 10 है, ठीक है। रेजिस्टिविटी हमको पता नहीं है कौन सा मटेरियल है, ठीक है। ऑफ अ गिवन मटेरियल दिया गया है कि कोई ना कोई मटेरियल है, लेंथ कितनी है, एल है, और एरिया कितना है, ए, यही, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यहाँ पे आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है रो, तो रो निकालना है तो यहाँ क्या हो जाएगा 10A अपॉन एल। बहुत नॉर्मल मैथ है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब कहा जा रहा है उसी मटेरियल का क्या करते हैं हम, लेंथ कितनी कर देते हैं, L/4, 1/4। तो अब क्या हो गई लेंथ कितनी हो गई, L/4, क्या हो गई, L/4। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कर देते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया 2.5 A एरिया, ठीक है। तो अब क्या होगा उसका रेजिस्टेंस, फिर से भाई रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाई ए, यही होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमको निकालना ही है, तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस निकालना है रो। अब यहाँ पे एक बात बताइए, आपको अभी कुछ देर पहले मैं बताया था कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो ना लेंथ पे डिपेंड करती है, ना एरिया पे, ना रेजिस्टेंस पे। तो जाहिर सी बात है रेजिस्टिविटी इसकी और इसकी दोनों की सेम रहेगी। एक तो ये तरीका है जानने का, दूसरा ये तरीका है जानने का, यहाँ पे देखिए दिया गया है ऑफ सेम मटेरियल, बुझे, मतलब सेम मटेरियल, मतलब उससे पहले जो मटेरियल था और ये जो मटेरियल दोनों सेम है, और अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी। कोई इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, एकदम प्योर कॉन्सेप्ट जो इससे पहले था एकदम उसी से चल रहा है। तो रेजिस्टिविटी सेम होगी। रेजिस्टिविटी हम लोग कितना निकाले हैं, 10A/L। यहाँ क्या रख देंगे, 10
A/L। ठीक है, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लेंथ कितनी है, L/4 हो गई है, इंटू यहाँ लिख देंगे हम L/4। ठीक, फिर उसके बाद नीचे क्या है, एरिया कितना हो गया है उसका, एरिया हो गया है 2.58, यही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे क्या होगा रेजिस्टेंस इसका, रेजिस्टेंस क्या हो गया 10 A/L, ये L/4 नीचे चला जाएगा, नॉर्मल सी मैथ, यहाँ हो गया L/4 इंटू 2.58, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखते आगे, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, यहाँ हो गया 10A/L इंटू यहाँ L, 4 इंटू 2.5 कितना होगा 10A, यहाँ क्या हो गया 10A। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ L से L कट गया, 10A से 10A कट गया, तो R की वैल्यू कितनी आई 1, R की वैल्यू कितनी आई 1 ओम। यहाँ कितना था रेजिस्टेंस 10 ओम, जब लेंथ कितनी थी L और एरिया A था। अब रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 ओम, क्योंकि लेंथ L/4 हो गई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया 2.58। और आप लोग पढ़े ही है, अभी आपको बताया गया था कि रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो अगर लेंथ और एरिया बदलेगा तो रेजिस्टेंस भी बदलेगा। उसी क्वेश्चन को, मतलब उसी को क्या कहते हैं, उसी थ्योरी को जो हम पढ़े थे उसी को एक क्वेश्चन जो है वो प्रूव कर रहा है। ठीक है, तो दो न्यूमेरिकल हो गया। अब देखिए इसके बाद आप लोग अपने नोट्स में जो है वो लिखिएगा कि क्या होता है इफेक्ट जो है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। मतलब टेम्परेचर के बढ़ने या घटने पर क्या मतलब प्रभाव पड़ता है रेजिस्टेंस पे। अब देखिए ये टॉपिक 10th के लिए ज़रूरी नहीं है, ना ही पेपर के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है, लेकिन हमको इसको जो है पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं बताया था कि टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। तो थोड़ा बहुत जान लेते, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा ही समझाऊंगा और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आप लोग लिखिएगा अपनी कॉपी में कि द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और इसमें आप लोग जो है सबसे पहले 3 चीज़ लिखेंगे कि पहला कंडक्टर पे क्या होता है, दूसरा इंसुलेटर पे, और तीसरा सेमीकंडक्टर। हिंदी वाले इन दोनों को जानते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर को कहते हैं अर्धचालक। तो जो टेम्परेचर होता है कंडक्टर के लिए, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर इंसुलेटर के लिए जो है नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। और सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके टेम्परेचर। टेम्परेचर के, ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझिए, इसमें आप थ्योरी में क्या लिखेंगे, थ्योरी में लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। थ्योरी में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले तो देखिए आप इससे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, फॉर भी लिख सकते हैं, इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट मटेरियल, दोनों से। अब
ये लिखने के बाद आप इसको लिख लेंगे। अब इसमें क्या है कि कह रहा है कंडक्टर में जो होता है रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, इंसुलेटर में कोई चेंज नहीं होता है, और यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको कैसे समझो, सबसे पहले इंसुलेटर समझते हैं जहाँ कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। आप लोग जानते हो कि इंसुलेटर जो होता है वो करंट को पास नहीं करवाता, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फ्री चार्ज पार्टिकल नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाता। ठीक, जब कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा ही नहीं रही है तो उसको चाहे जितनी हीट दे दो, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि मान लो अगर सड़क से कोई अंकल जी आ रहे हैं और तुम उनके पास जाओ, कहो पैसा दो। ठीक है, मतलब कोई चोर जाए उनके पास और कहे पैसा निकालो, और अंकल जी जो है फकीर है, उनके पास कोई पैसा नहीं है, तो वो चोर उनको चाहे जितना मारे, भाई मारेगा गाल पे तो गाल गर्म होगा ही, और बहुत मारेगा तो पूरी शरीर गर्म हो जाएगी। तो चाहे जितना हीट दे, चाहे जितना भी हीट का ट्रांसफ़र कराए, जब उनके पास पैसे नहीं है तो कहाँ पैसा देंगे। तो वैसे यहाँ पे भी है कि जब इंसुलेटर के पास फ्री चार्ज पार्टिकल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो है इलेक्ट्रॉन जो है कैरी नहीं करता, इलेक्ट्रॉन को जो है पास ही नहीं करवाता, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो जब वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट ही नहीं कराता है तो उसका जो है हीट देने से कोई मतलब है नहीं। तो उसके बाद आता है कंडक्टर। कंडक्टर जो है वो कह रहा है रेजिस्टेंस जो है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। लेकिन ठीक है, चलिए अब इसको ऐसे समझिए, ये भी आप लोग 9 में पढ़े होंगे कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। टू एंड फ्रो मतलब ये हाथ देख रहे हो मेरा, तो ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे ऐसे मोशन करते हैं। अब एक बात बताओ, टू एंड फ्रो वो मोशन कर रहे हैं, ऑसिलेशन कर रहे हैं, अगर तुम हीट दोगे उनको सॉलिड पार्टिकल्स को तो जो उनका मोशन होगा तो बढ़ जाएगा। तो जब उनका मोशन बढ़ जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स का तुम पास कराते हो किसी कंडक्टर में से, जब इलेक्ट्रॉन पास होंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो जब बढ़ जाएगा फ्लो तो इलेक्ट्रॉन का पास होना मुश्किल हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का पास होना मुश्किल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगी मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यही सीधा सीधा लॉजिक है कोई। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल ऐसे ही समझो, मान लो कोई बिजी रोड नहीं है, नॉर्मल सी रोड है, वहाँ पे सब गाड़ी धीरे चलती है और तुम सड़क के इस पार खड़े और तुमको उस पार जाना है, तो तुम ईज़िली चले जाओ। मान लो तुम ऐसे हाईवे पे खड़े हो जो नॉन स्टॉपिंग हाईवे, जहाँ पे जो है गाड़ी रुकती नहीं है और तेज़ रफ्तार में जाती है। अगर गाड़ी तेज़ रफ्तार में जा रही है तो वहाँ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा ना तुमको सड़क पार करने में, एज़ कम्पेरिजन टू जहाँ गाड़ी स्लो चल रही है वहाँ। तो बिल्कुल वैसे ही है, जब वो आराम से टू एंड फ्रो मोशन कर रहे थे, जब उनको हीट नहीं दी गई थी, तो आराम से जो है इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से पास हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही थी। लेकिन जब तुम हीट दे दिए तो ज़्यादा तेज़ वो हिलने लगे, ठीक है, ज़्यादा तेज़ हिलने लगे तो भाई जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट हो पाएगी, इसका मतलब रुकावट ज़्यादा है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया। और जाहिर सी बात है तब कई लोग कहेंगे हीट देने से कैसे ज़्यादा हो जाएगा। अब बिल्कुल वैसे ही है कि मान लो तुमको किसी को बैठा दिया जाए बड़े से परात पे, नॉर्मल सा परात रहे, आप बैठे रहोगे, अगर उसके नीचे आग लगा दी गई तो परात पे कूदने लगोगे, तो वैसे वो भी कूदने लगते हैं, मतलब उनका मोशन जो है फास्ट हो जाता है। ठीक है, इतना ही समझना, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना। अब इसके बाद है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। इसमें जो होता है रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये है कि नॉर्मली सेमीकंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन जब उनको हीट दे दी जाती है तो क्या होता है, उनका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री हो जाते हैं। ऐसा समझो, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। फिर वही अंकल और चोर वाला एग्जांपल कि मान लो चोर गया अंकल जी के पास, कोई अंकल जी जाए, उनसे कहा कि पैसा निकालो,
तो बोले मेरे पास पैसा ही नहीं है। लेकिन चोर ने जो है चाकू निकाल ली कि निकालो पैसे। तो उसके बाद जो है अंकल जी के पास जितना पैसा था उन्होंने दे दिया। सेम टू सेम यहाँ पे भी है। नॉर्मल टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर दिया जाता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देते हैं। जैसे अंकल जी को चाकू दिखाई गई, उन्होंने पैसा दे दिया, एकदम सेम टू सेम। अब तुमको पता है जैसे ही सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से दौड़ने लगेगा। करंट दौड़ने लगेगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसलिए जो है रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री होते जाएंगे, ज़्यादा करंट कंडक्ट करेंगे, ज़्यादा कंडक्ट करेगी करंट तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीधी सीधी बात, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टर। ठीक है, देखिए ये 10th में बहुत डोमिनेंट टॉपिक है रेजिस्टेंस और रजिस्टेंस सब पढ़ते हैं, लेकिन रजिस्टर जो है बहुत मतलब इसको उतना कोई सीरियस नहीं लेता। लोग कहते हैं कि नहीं इसका कोई मतलब नहीं है, ये कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। रजिस्टर और रियोस्टैट, ये दोनों चीज़ आपको आना चाहिए। रजिस्टर इसलिए पढ़ाया जाता है जिससे आगे जो है आपको जो पढ़ना है कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, उसमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसके लिए आपको रजिस्टर जानना चाहिए कि रजिस्टर होता क्या है। देखिए तो रजिस्टर को समझने के लिए ऐसा समझो कि अगर मान लो अभी जब आप लोग का स्कूल खुलेगा तो आपको एक एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा। मान लो तुम्हारे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, 9 वोल्ट की बैटरी है और कुछ एलईडी लाइट्स है जो छोटी वाली आती है, लाइट एमिटिंग डायोड वाली, ठीक है, और तुमको इसको जलाना है 9 वोल्ट की बैटरी से। अगर तुम इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दोगे 9 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है, तो ये जल जाएगी। क्यों जल जाएगी? क्योंकि क्या है, यहाँ पे जो बैटरी है उसमें जो है पावर ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा है, लेकिन जिसको हमको जलाना है उसको कम पावर चाहिए। कम पावर चाहिए तो हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? रजिस्टर। क्या ऐड करना पड़ेगा? रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या ऐसी डिवाइस जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है किसी सर्किट में, और किसके खिलाफ रेजिस्टेंस करेगा? इलेक्ट्रिक करंट के लिए। और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी जब हमको ताकतवर बैटरी से कोई बहुत छोटी चीज़ जलानी रहती है, कोई कम करंट की चीज़ जलानी रहती है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रजिस्टर। इसको ऐसे ही समझो। अब आप कहोगे रुकावट तो ख़राब चीज़ है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, रुकावट ज़रूरी है। जैसे मान लो जैसे बाइक्स में ब्रेक्स होती हैं, साइकिल में ब्रेक होती है। अगर बाइक बहुत तेज़ है तो ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, साइकिल बहुत तेज़ है तो ब्रेक का इस्तेमाल करते हो। या नॉर्मली तुम देखे होगे किसी भी गले मोहल्ले में या जो हाई स्टैंडर्ड सड़क होती है ना, वहाँ पे ब्रेकर रहता ही है कि अगर बहुत तेज़ आपकी स्पीड है तो वो ब्रेकर जो है आपकी स्पीड स्लो करता है। ऐसे ही जब बहुत ताकतवर बैटरी रहती है, ठीक है, और हमको कोई छोटी चीज़ जिसको कम करंट चाहिए जलानी रहती है, तो हम रजिस्टर का जो है इस्तेमाल करते हैं कि जिससे जो है वो करंट को कम कर दे। अब मान लो यहीं पे मान लो अगर यहाँ पे रजिस्टर लगा देते तो क्या है, ये करंट को कम कर देता। करंट को कम कर देता तो एलईडी नहीं जलती। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे तुम लोग पूछोगे कि जब क्या रजिस्टर का जो है जब इन्वेंशन नहीं हुआ था तो क्या तब लोग लाइट नहीं जलाते थे? अब इसके पीछे इसी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा। अभी केवल थ्योरी समझ लो, जब स्कूल खुलेगा तो मैं करवाऊँगा। तो जब रजिस्टर का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब के लोग क्या करते थे? अभी तुम पढ़े हो कि रजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ से। तो तब के लोग क्या करते थे? मान लो 9 वोल्ट की बैटरी लाए थे, 9 वोल्ट, और तुमको कोई छोटा सा बल्ब जलाना है, तो छोटे से बल्ब को जलाने के लिए 9 वोल्ट की बैटरी बहुत ज़्यादा है भाई, ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ताकतवर, बहुत ज़्यादा करंट को जनरेट करेगी, ठीक है। तो अब उस टाइम के लोग क्या करते थे? तो तार लेते थे कॉपर वायर,
कॉपर वायर को इसको डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करते थे, कोई भी चीज़ इंसुलेटर ले लेते थे, पेंसिल, लकड़ी, और उसमें जो है कॉपर वायर को लपेट देते थे। ठीक है, जब तुम कॉपर वायर को लपेट दोगे इसका मतलब क्या कर रहे हो तुम, इस कॉपर वायर की जो है लेंथ बढ़ा रहे हो, और लपेटो लेंथ बढ़ रही। अगर लेंथ बढ़ेगी, लेंथ के बढ़ने से क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होगा, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो लेंथ बढ़ा देते थे, और लेंथ बढ़ाने के बाद लपेट के तब ले जाके इसमें कनेक्ट कर देते थे। तो जब लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो कम करंट पास होगी, कम करंट पास होगी तो ये जलती नहीं थी। ये एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा जब आपको स्कूल खुलेगा। तो जब रजिस्टर का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो लोग इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करते थे। तो रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर की आप लोग डेफिनेशन क्या लिखोगे, एक कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि ऐसा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक सर्किट का विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसके, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए इज नोन एज रजिस्टर। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख लेना। डेफिनेशन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, यहाँ रजिस्टर्स का मतलब एक और चीज है, अभी मैं आप लोग को बताया था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में सबसे पहले जो है आप लोग को पढ़ना है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब जब हम अपने घर में वॉशिंग मशीन को, ठीक है, टीवी को, फ्रिज को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन लगाते हैं। देखो यहाँ पे रजिस्टर्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वॉशिंग मशीन में, टीवी में, फ्रिज में, सब में रजिस्टर्स होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर लिखा, इसीलिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिख दिया गया है। कि आप लोग कंफ्यूज मत हो कि रजिस्टर को लगाएंगे, नहीं, उसके अंदर होता है, इसलिए ये सबसे छोटा टर्म है, इसलिए यहीं से शुरू करते हैं कि जब भी हम टीवी को, फ्रिज को, वॉशिंग मशीन को, ठीक है, वॉशिंग मशीन को, इन सब को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या समझना है आप लोग को, इसमें देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोग को बताया गया था, इसका डायग्राम कैसे होता है, इसका डायग्राम होगा ऐसे। ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, R3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से सुनो, इसमें क्या होगा, करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ध्यान समझना। तो पॉजिटिव से यहाँ नेगेटिव जाएगी। अब सुनो, इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। आप लोग को प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, पोटेंशियल अलग होता है। और क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन थी वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो इसके लिए जो है इसका पॉइंट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये हो जाएगा V1। इसके लिए यहाँ से यहाँ तक है ये, तो ये हो जाएगा V2, और इसके लिए यहाँ से यहाँ तक है तो उसके लिए हो जाएगा V3। इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, और टोटल कितना होगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस Vn। ठीक है, अब जिस कॉम्बिनेशन में रजिस्टर में करंट सेम होती है उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं, उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज
कॉम्बिनेशन। अब बताइए यहाँ करंट क्यों सेम बताया गया था। मान लो अगर इसको एक पाइप मान लो, ठीक है, तो पाइप में से सेम मटेरियल सेम पाइप, ऐसा नहीं तो पाइप बदल रहे हैं, पाइप को काट रहे हैं, बांट रहे हैं, तो जितना करंट यहाँ फ्लो हो रहा है उतना करंट वहाँ पे भी फ्लो होगा। मान लो कोई भी पाइप है ये, ठीक है, तो अगर यहाँ से 1 लीटर पानी जा रहा है तो यहाँ से भी 1 लीटर पानी निकलेगा। ऐसा थोड़ी ना कि वहाँ से आधा लीटर निकलेगा, भाई आधा लीटर कहाँ से लगेगा, ठीक है। जब पाइप डिवाइड नहीं हो रही है, पाइप सेम है, तो जितना इधर से जाएगा उतना ही उधर से निकलेगा, तो जितनी करंट यहाँ से जाएगी उतनी करंट वहाँ से निकलेगी। इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है और क्या अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए पहली चीज़, तो यहाँ पे जो चीज़ अलग रहती है उसी को हम लिखते हैं। अगर हमको मान लीजिए नेट पोटेंशियल निकालना है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भैया इसमें कितना है, तो हम क्या करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, यही करेंगे भाई, यही होगा। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद क्या होगा, V1 V2 V3 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम पढ़े हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि V इक्वल टू क्या होता है, IR, यही होता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, IRN, क्योंकि N नंबर ऑफ रजिस्टर का निकालना है हमको रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ V1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अभी आपको बता ही दिए सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, पाइप वाला एग्जांपल ले, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया I, यहाँ हो गया RN, ठीक है। यहाँ क्या होगा, I कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होगा। I से I कट जाएगा तो RN इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होगा। अगर हम 4 रजिस्टर लगाते हैं तो प्लस R4, 5 रजिस्टर लगाते हैं तो R5, अगर N रजिस्टर लगाएंगे तो RN। तो फॉर N रजिस्टर क्या हो जाएगा, N रजिस्टर के लिए क्या हो जाएगा, RN इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN, यहाँ प्लस लगा देंगे, ये प्लस का साइन है, ये होगा कि हम जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं अपने, या रजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, तो हमारा जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो जुड़ जाता है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ना है हमको, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो आप लोग जो शहर में है या गांव में है, सब लोग जो है गन्ने का जूस और बेल का जूस खूब पीजिए, ठीक है। खाइए कम, पीना है कि 20 पूड़ी खा के जो है सोवत है, नहीं डिस्टर्ब हो जाता, तो खाइए कम और बेल का जूस और गन्ने का जूस ज़्यादा पीजिए, तो आपका जो है जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है कमज़ोर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हमको पढ़ना है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायग्राम को कैसे बनेगा, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगी I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3, यहाँ हो जाएगा R1, यहाँ हो जाएगा R2, यहाँ हो जाएगा R3, ठीक है। यहीं से एक वोल्ट मीटर भी लगा देंगे, ठीक। हो जाएगा प्लस, हो जाएगा माइनस, डायरेक्शन नीचे दिखा देंगे, ठीक है। ये I3 जो है इसकी नहीं है, इसकी है, नहीं तुम लोग समझ लो कि यहाँ दिखा दिया हुआ I3 मतलब ये I2 इसका है, I3 इसका है, ठीक है। स्पेस कम है तो आप लोग समझ लेना। इतने यार होशियार हो ही तुम लोग, ऐसे थोड़ी 10वीं में पहुँच गए होगे। तो अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या पढ़े थे। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, जिसमें करंट सेम रहती है, करंट सेम रहती है उसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, करंट डिफरेंट हो जाएगी। आप देख ही रहे हो, यहाँ से यहाँ करंट आई थी तो यहाँ से अलग हो गया, तो I1, I2, I3, और यहाँ पे ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसे सेम है, क्योंकि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, पॉइंट सेम है, उन्हीं के बीच में तो ये सब आ रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। और आपको बताया भी गया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट अलग अलग होती है, बहुत साफ बात। अब इसको प्रूव करने के लिए अभी प्रीवियस वाले में बताए थे, जो चीज़ अलग रहती वहीं से उठाते हैं। तो इससे पहले करंट अलग थी तो करंट को उठाए थे, ठीक। इससे पहले वोल्टेज अलग था, सॉरी इसके पहले वोल्टेज अलग था तो नेट वोल्टेज निकाले थे। अब की बार क्या है, करंट अलग है तो करंट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस तो माइनस, तो यहाँ करंट क्या क्या हो जा रही है, नेट करंट निकालने के लिए क्या करोगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हम ओम्स के नियम से क्या हमने कि V इक्वल टू आई आर, यही समझे। तो I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू क्या होता है V बाई आर, कोई दिक्कत नहीं। तो IN की जगह क्या रखोगे, V अपॉन RN, ठीक। यहाँ क्या रखोगे, I1 की जगह V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2, I3 की जगह V अपॉन R3। फिर वही बात, सर पोटेंशियल कैसे सेम है, तो हमको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, V अपॉन RN, यहाँ क्या कर देंगे, V कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। V से V कट गया तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन RN इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। अब अगर 4 होता तो 1 अपॉन R4, 5 होता तो 1 अपॉन R5। तो फॉर n रजिस्टर, तो फॉर n रजिस्टर, देखिए भाई, अगर कई लोग ये कह रहे होंगे कि वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है देखने में, तो मैं मुंह से ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मुंह से बोल रहा हूँ तो आप समझ जाइए, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कहिए कि सर क्या उसमें समझ नहीं आ रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 अपॉन R2, ठीक है, प्लस 1 अपॉन R3, यही ऊपर वाला, फिर डॉट डॉट कहाँ तक चला जाएगा, प्लस 1 अपॉन RN। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है उसका जो है फ्रैक्शन हो जाता है, हम उसका फ्रैक्शन करके ऐड करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, उल्टा करके उसको ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं, उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू को ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मतलब अपॉन में ऐड करते हैं। ठीक है, नहीं फ्रैक्शनल समझ जाओ, उसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर वो वाला बात नहीं आता। यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, उसको अपॉन में करके ऐड किया जाता है, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ कम हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस को हम ऐड कर देते हैं सीधे सीधे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है अपॉन में फ्रैक्शन करके उसको ऐड करेंगे, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। बस इतना ही समझना है। अब सुनिए, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रूफ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बहुत बार आया है, इस बार भी आ सकता है। ठीक है, कई लोग कहेंगे क्या आएगा, भाई मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन आ सकता है, इसकी प्रॉबिलिटी है। ठीक है, जैसे कई बार आया तो वैसे इस बार भी आ सकता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में इसलिए पार्ट दिए, देखो यहाँ सीरीज है, देखा भैया, जो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मान लो तुम्हारे पास ये एकदम बहुत हल्के से उठाया हूँ मैं सवाल, अभी इससे बहुत स्टैंडर्ड आता है, और एनसीईआरटी जब हम अभी लगाएंगे तो उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल इसका कवर हो जाएगा। न्यूमेरिकल इससे रजिस्टिविटी इन सबसे आता ही है, लेकिन ध्यान से समझो, ये एकदम बेस से चलेंगे, एकदम नीचे से चलेंगे, तभी आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग ध्यान से समझो कि मान लो अगर तुमको ऐसे दिया गया है रजिस्टर, और तुमको कह रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन इसको ऐड करो, तो हम पढ़े तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, सम कर देते हैं, R1 + R2 + R3, डायरेक्ट सम कर दिए। यहाँ Rn की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ हो जाएगा 5, 10 और 15, क्या हो जाएगा, 5, 10, 15 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, Rn का क्या हो गया, यहाँ हो गया 15, 10, 25, 25, 5, 30, यहाँ हो गया 30। ठीक है, लेकिन जब इन्हीं रजिस्टर को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं, रेजिस्टेंस को अपॉन में करके ऐड करते हैं। ठीक है, उसको जो है फ्रैक्शन में ऐड करते हैं। अब यहाँ क्या होगा, सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखेंगे, 1/Rn = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 1/Rn, तो पहला रेजिस्टेंस क्या था, ये था 1/5 + 1/10 + 1/15, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इतना स्पेस मिला है तो ये सब एलसीएम के लिए, इनको डिवाइड के लिए कर देंगे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5, 10, 15 दिया गया, तो 5, 10 और 15 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। आपको पता है एलसीएम होने से छोटी टेबल स्टार्ट करेंगे, ऐसे नहीं 5 से डिवाइड 2 से, तो 2 यहाँ 5 ऐसे ही आ जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, यहाँ पे 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब किससे, 3 से, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और फिर किससे करेंगे, 5 से, तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम कितना आ गया, 2 3 = 6 और 6 5 = 30, तो 1/Rn क्या हो गया, एलसीएम कितना हो गया, 30, एलसीएम हो गया 30। तो यहाँ 5 6 = 6 1 = 6 + 10 3 = 3 1 = 3, 15 2 = 2 1 = 2, यही होगा। 5 6 = 6 1 = 10 3 = 3 1 = 15 2 = 2 1 = 8 वाली मैथ है। ठीक है, तो यहाँ 1/Rn क्या हो जाएगा, 6 3 लो, 9 2 11, 11/30। अब भाई अगर अपॉन में है तो उसको सीधा भी तो करना पड़ेगा नॉर्मल वैल्यू के लिए, तो Rn क्या हो जाएगा, 30/12,
11, ये 30 है, थोड़ा इनविजिबल हो गया है, ऐसे है ये 30/11। अब क्या करोगे यहाँ पे 11 को 30 से डिवाइड कर दोगे, तो 11 को अगर 30 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा 11 2 जा 22, यही होता है, 8 बचा, पॉइंट लग जाएगा, 80 हो गया, 11 7 जा 77, 3 बच गया, फिर वही 2 आएगा, तो यहीं पर 2.7 ओम अप्रॉक्स इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख रहे हो जब सीरीज में था तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 30, लेकिन जब पैरेलल में है तो कितना आ रहा है 2.7 ओम आ रहा है। देख रहे हो सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस घट जाता है। अब आगे पढ़ेंगे किस डिवाइस को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ें, किसको पैरेलल में जोड़ें, हाउस होल्ड सर्किट में, अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो अगर सीरीज में जोड़ दोगे तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, पैरेलल में जोड़ोगे क्या फ़ायदा है, नुकसान है, ये तो हम पढ़ेंगे। ये तो समझ लो हल्का फुल्का न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। अब एक और न्यूमेरिकल देख लीजिए जो कि हल्का फुल्का नहीं है, थोड़ा सा भारी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मान लो तुमको कोई सवाल दिया गया है तो वैसे दिया गया है, ठीक है, तो हम ठीक है, ऐसे करके दिया गया। ये मान लो दिया गया है, ये दिया गया है 5 ओम, ये दिया गया है 10 ओम, ये दिया गया है 15 ओम, ये दिया गया है 20 ओम। मान लो ऐसा कोई सवाल, ऐसे सवाल में हमेशा याद रखो अगर बोर्ड में ऐसा आता है नाम नहीं दिया गया है, तो वैसे ही जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है अगर इस दुनिया में, तो उसको सबसे पहले क्या दिया जाता है, नाम नहीं दिया जाएगा कैसे बुलाओगे, भैया बुलाओ कैसे उसको, छोटू मोटू लंबू ऐसे करके, या काला गोरा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नाम देते हैं। तो इसको तुमको दोबारा अपनी कॉपी में बनाना पड़ेगा। क्या करोगे, दोबारा अपनी कॉपी में इसको बनाओगे। तो इसको मान लो तुमको अपनी कॉपी में दोबारा बनाए तो फिर से बनाओगे, तो कैसे बनाओगे, इसको इधर देखो, मैं बना नहीं रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, ध्यान समझो। इसको तुम दोबारा अपनी कॉपी में बनाओगे और नाम दोगे, ये क्या है R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3 और ये क्या है R4, सीधे सीधे। अब ध्यान से देखें, अब एक बात बताओ, ये R1 R2 R3 R4 है, यहाँ पे तुम चीज़ें देख रहे हो R1 और R2 सीरीज में है और R3 और R4 पैरेलल में है, तो तुम क्या कहोगे, पहले R1 R2 का सीरीज निकाल लो, फिर R3 और R4 का पैरेलल निकाल ले, फिर उसको जोड़ दो, लेकिन ये लंबा हो जाएगा। इससे बढ़िया क्या है, सबसे पहले तुम R3 और R4 का पैरेलल निकाल लो, ठीक है, कॉम्बिनेशन, पहले कॉम्बिनेशन से ऐड कर दो रजिस्टर, उसके बाद सब सीरीज में हो जाएंगे, जोड़ दो। तो यहाँ पे कैसे करोगे, देखो R3 और R4 इसमें पैरेलल में, तो फॉर R3 एंड R4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1/R3, 4 के लिए निकाल रहे हैं तो 1/R3 प्लस 1/R4, यही होगा। तो 1/R3 4 क्या हो जाएगा, 1/R3 कितना दिया गया है 1/15 प्लस R4 कितना दिया गया है 1/20, फिर भाई, ठीक है, इसको मिटा देना सीरीज और पैरेलल वाले, नहीं तो सीरीज हम कर डालो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 15 और 20 का चालू करो, सबसे पहले 2 से, तो 15 10, फिर किससे करोगे, फिर 2 से, फिर 15 5, फिर किससे करोगे 3 से, 5 और 5 और फिर करोगे 5। हमेशा छोटी टेबल से स्टार्ट करते हैं, एलसीएम याद रखना, ये तो पता ही होगा। फिर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 63। तो यहाँ इधर कर देना 1/R3 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/15 प्लस 1/20, तो कितना आ गया इसका एलसीएम 60।
तो 15 4 जा 60, 4 1 जा 4 और 20 तिहाई 60, 3 1 जा 3, तो यहाँ हो गया 1/R34 क्या हो गया 7/60। अब इसको रिवर्स कर दोगे तो क्या हो गया R34 की वैल्यू कितनी आ गई 60/7। ठीक है, अब 7 से इसको डिवाइड करो या मत करो डिवाइड, ऐसे पड़ा रहने दो, बाद में जब सीरीज में जोड़ोगे तो कर देना। ठीक है, तो मान लो अब ये आ गया, तो अब नया फिगर तुम कैसे बनाओ, दोनों तो तुम छेड़े ही नहीं, अब तो सब तुमको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करना है। नया फिगर तुम कैसे बनाओगे, तो ऐसे ऐसे बनाओगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब तो इसका निकाल लिए ना, तो कितना दिया गया था 5 ओम और इसका कितना दिया गया था 10 ओम, तो ये क्या था R1 था और ये क्या था R2, और ये अभी तुम्हारे पास क्या आया है 60/7 ओम आया है, ये 60 है, ये कितना है 60/7 ओम यही आया है, और ये क्या था R34। एक बात याद रखो, अगर ऐसे नाम देके करोगे बोर्ड में, तो जो बोर्ड का टीचर तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा होगा वो तुम्हारी कॉपी को देखकर सीधे नीचे लिख देगा जादूगर, कि तुम जादूगर हो, वही जादूगर, वही तुम, सही में ये जादू ही लगेगा, मतलब तुम्हारे लिए उसके अंदर बहुत प्यार आएगा, प्रेम आएगा, और वो जब तुम्हारी कॉपी चेक करेगा तो खुश हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को सॉल्व करने का, तोड़ तोड़ के। तो अगर तुम ऐसे लगाए रहोगे तो तुम्हारी कॉपी में वो वेरी गुड लिख के नीचे लिखेगा बहुत सारा प्यार बच्चे के लिए और बहुत सारा आशीर्वाद। तो कोशिश करना ऐसे ही करो, बोर्ड की कॉपी में जो चीज़ जो जितने बढ़िया से रिप्रेजेंट करता है, अपने आप को पेश करता है, उसको उतना बढ़िया नंबर मिलता है। नॉर्मली इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है कि जो दिखेगा वो बिकेगा, तो तुम्हारी कॉपी दिख रही है कि तुम बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किए हो उसको, तो अगर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किए हो तो जाहिर सी बात है तुमको बढ़िया नंबर मिलेगा। तो ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो ये सब सीरीज में हो गया, तो अब क्या है, तो अब आप लोग का ये होमवर्क हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करोगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे करोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखोगे, अब ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो Rn = R1 + R2 + R34 और सबको जोड़ दोगे 5 7 और 60/7 को एलसीएम उलसीएम ले लोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। तो आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का दोनों न्यूमेरिकल भी समझ लिए। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है शायद हाउस होल्ड सर्किट है, कि हमारे जो घर होता है उसकी सर्किट कैसी रहती है, कितना वोल्ट आता है, क्या क्या सीरीज में रहता है, क्या क्या पैरेलल में रहता है, और उसके बाद है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसको कर लेना। आज की क्लास यहीं तक बेटा, थैंक यू सो मच।